नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी का अध्याय 5 जिसका नाम है नागरी लिपि, आज उसका हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर है कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है। तो नागरी लिपि का आरंभिक लेख जो हमें मिलता है वो दक्षिणी भारत से मिलता है। जो यह जो है सबसे पुराने लेख है, दक्षिणी भारत से प्राप्त होता है, लेकिन बाद में यह जो है उत्तर भारत में भी फैला है, लेकिन पहले जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि बेताम दान पात्र किस समय का है। तो बेताम दान पात्र जो है आपका वो 1020 ईस्वी का है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1020 ईस्वी। बेताम दान पत्र जो है 11वीं सदी का है और इसका समय जो है 1020 ईस्वी माना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो लेख है वो हमें 8वीं सदी से मिलता है, क्योंकि उत्तर भारत में नागरी लिपि के 8वीं सदी से जो मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो गुणाकर मूल्य ने जो मिडिल स्तर की जो पढ़ाई की वो मराठी भाषा में की, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मराठी भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि गुणाकर मूल्य अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ की। तो जो गुणाकर मूल्य जी थे वो हिंदी और इंग्लिश का जो पढ़ाई किए थे वो इलाहाबाद से किए थे। अपना जो उच्च शिक्षा होता है वो इलाहाबाद से प्राप्त किए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली भाषा जो है वो आपका देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन सा भाषा में, देवनागरी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था ना 1935 ईस्वी में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था ना वो महाराष्ट्र में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी किस पुस्तक में दी गई है। तो पुरानी लिपि का जो विस्तृत जो जानकारी है वो अक्षर ज्ञान में दी गई है, यानी कि अक्षर कथा में। अक्षर कथा जो है एक पुस्तक है जो प्राचीन लिपियों की विस्तृत जानकारी देती है, तो हमको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, अक्षर कथा या अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। तो गुप्तों की राजधानी को जो कहा जाता है वो आपका देवनगर कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में जो राजधानी को देवनगर भी कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की क्या है। तो बांग्ला लिपि जो है वो प्राचीन नगरी के जो है वो एक बहन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बहन कहा जाता है। जो बांग्ला लिपि जो है ना वो प्राचीन नगरी का बहन कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि केरल के शासकों को सिक्के पर वीर कर्तस्य शब्द किस लिपि में लिखा है। तो केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कर्तस्य शब्द जो लिखा है वो आपका नागरी लिपि में लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा गया है। तो जो पहले
पहल किन राजाओं को लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा विजय नगर का राजा को, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत की जो प्रमुख स्थापत्य शैली है उसको नागर शैली कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बने? तो देवनागरी लिपि में मुद्रण का जो टाइप बने वो 2 सदी पहले बने थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो आपका जो था 8वीं और 11वीं सदी में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस काल में नागरी लिपि पूरे भारत में व्यापक रूप से प्रयोग होती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी वो आपका सिद्धम कहलाती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का जो पुराना नाम था वो सिद्धम था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे? तो गुणाकर मूल्य जो विभिन्न विषय पर 2500 से जो था अधिक निबंध लिखे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपि की कहानी जो है वो आपका गुणाकर मूल्य जी का प्रसिद्ध रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भारत में इस्लामी शासन का आरंभ काल है। तो भारत में जो इस्लामी शासन का जो कार्यकाल है वो 12वीं सदी से मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूल्य की जो मृत्यु हुई थी वो 2009 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और रामसिया शब्द अंकित करवाया? तो किस शासक ने करवाया था? तो जो शासक था वो आपका अकबर था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और रामसिया शब्द अंकित करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि शीर्षक जो इस निबंध का निबंधकार है वो गुणाकर मूल्य जी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि नागरी लिपि पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो पाठ है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का जो संबंध है ना वो सिक्कों से है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों से। टकसाल जो था एक सिक्का था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किस धर्म से है? तो श्रवण बेलगोला स्थान का जो संबंध है वो आपका जैन धर्म से प्रसिद्ध है, जो एक तीर्थ स्थल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है वह एक जो है एक प्रकार की लिपि है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नागरी लिपि का जो है मतलब पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि हिंदी के
आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि जो हैं वो सर्वपाद हैं, हिंदी कवि के आदि कवि माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।